जब आप अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और अगर पंक्चुअल नहीं होते हैं तो 2 मिनट लेट भी उतना ही सजा भुगतता है। जो 5 मिनट लेट भुगतता है, 10 मिनट वाले को तो लात मार के निकाल दिया जाता है कि जाओ कल आना स्कूल, आज तो एंट्री ही नहीं है। नहीं, तो वो जो खौफ है अंदर बैठा हुआ है। आज थोड़ा सा मैं पहले डिस्कस करूंगी। कल एक करीबन 7, सवा 7 बजे एक कॉल आना शुरू हुआ और मैं जनरली स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ यार मैसेज कर दिया करो, कॉल अटेंड कर करके मैं पागल हो जाती हूँ और आधा दिन तो क्लास में बोलो, आधा दिन फिर फ़ोन में बोलो। तो मैं बार बार कॉल को इग्नोर कर रही थी और मैं बार बार लिख रही थी प्लीज़ टेक्स्ट मी। कॉल आता गया। जब करीबन 7-8 बार कॉल हो गया तो मैंने फ़ोन रिसीव किया और एक स्टूडेंट था, ऑफ कोर्स वही जो न्यू कमर होते हैं मार्केट में। आपको पता ही है मेरे पास जितने स्टूडेंट्स होते हैं 80% तो किसी के यहाँ से रिकमेंडेड होते हैं, कोई जो पढ़ के जा चुका है, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है वो रिकमेंड करते हैं कि आप जाकर वहाँ पढ़ो, क्योंकि नए नए खिलाड़ी बहुत बाज़ार में रहते हैं। उस लड़के ने मुझे सीधा कहा कि मैम मैंने आपका डेमो अटेंड किया है एक, और आज मैं नाम नहीं लूँगी, डेमो अटेंड किया और मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा क्या कंफ्यूज क्या हो गया? देखिए मैं मानती हूँ सारे टीचर्स कुछ अच्छा ही देते हैं, अगर टीचर है तो अच्छा देना हमारा फ़र्ज़ है, बरगलाना हमारा फ़र्ज़ नहीं है। उसने मुझे कहा कि आपने फर्स्ट क्लास में ही हमें एक डेमो में हमें बताया था कि हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आज मैं जहाँ गया उन्होंने कहा कि गंदी हैंडराइटिंग से लिखो। मैंने गंदी हैंडराइटिंग, उन्होंने इसलिए कहा होगा क्योंकि आपकी हैंडराइटिंग गंदी है और आपको कहेगा गंदी हैंडराइटिंग से लिखो तो आप खुश हो जाओगे, क्योंकि जो टीचर टियर 3 तक बच्चा को पढ़ा चुका है ना, वो हमेशा कहेगा कि हैंडराइटिंग अभी से अच्छी बनाओ तो टियर 3 में आप अच्छे से निकल जाओगे। पहले तो औकात होनी चाहिए टियर 3 तक बच्चे को पहुंचाने की, फिर ना हैंडराइटिंग की बात होगी। मुझे पता है मेरा बच्चा टियर 3 तक पहुंचेगा ही, इसलिए पहले से मैं समझा देती हूँ कि देखो हैंडराइटिंग का बहुत वैल्यू है, तो इसीलिए हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। नहीं मैडम देखिए बात क्या है ना कि उन्होंने कहा कि आपको कोई राइटर तो बनना नहीं है। मैंने कहा टियर 3 में तो राइटर बनना पड़ेगा आपको। अब अगर टियर 3 तक पहुंचने की औकात नहीं है तो राइटर बनने की ज़रूरत नहीं है फिर आपको, तो ठीक है। नहीं टियर 3 तो मुझे देना है। मैंने कहा किसे नहीं देना, टियर 3 तो सबको देना है। और अब अगर आप यहाँ आए हो पढ़ने के लिए तो हम लोग की क्या फ़र्क पड़ता है हमारा कि आपको टियर 2 तो पास कराना ही, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इंग्लिश है। टियर 3 का तो अभी हमने कुछ कहा ही नहीं, टियर 3 तो हम अलग बैच चलाते हैं। फिर मैंने कहा कि एक बात बताओ, पहले उनसे पूछो कि टियर 3 के कितने बैचेस पढ़ाए अभी तक, ठीक है। बेसिकली जिनका उन्होंने नाम लिया, होता क्या है ना कि यहाँ मुखर्जी नगर के मार्केट में सारे मेरे पैदा किए हुए हैं, ठीक है ना। मैंने कहा मैंने बहुत औलादों को पैदा करके छोड़ दिया है बाज़ार में कि कमाओ खाओ, ठीक है। कम से कम वो चीज़ें ना बोले जो बच्चों को पता कि आपको बहुत चीज़ें बहुत खुश करती है, बहुत चीज़ें बहुत खुश करती है और आपको लगता है कि बस यही तो है जो मैं चाहता था। आपको पता है मैं करीबन 80 kg की लगभग हो चुकी थी और जब मैंने एक डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा आप कितना खाते हो? मैंने कहा 1 रोटी खाती हूँ। कहा इतना कम, उससे ज़्यादा कम क्या खाओगे? मैंने भी सर में हाँ मिलाया, ठीक है। तो वो क्या था ना, वो मुझे बिल्कुल खुश कर दिया कि हाँ इससे कम क्या खा सकते हो। और उन्होंने कहा ठीक है ये दवा खाओ, इससे शायद कम हो जाएगा। और मैं एक डाइटिशियन के पास गई, उसने कहा कि रोटी भी बंद, चावल भी बंद, ये भी बंद, वो भी बंद, सब बंद। खाना क्या है? तो सिर्फ दाल खाना है, खीरा खाना है, अब उसमें तो पेट ही ना भरे। लेकिन यू नो आई स्टार्टेड एंड आफ्टर सम टाइम्स आई फेल्ट कि हाँ अच्छा महसूस होता है। व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग वेट ना, यू गेन दैट कॉन्फिडेंस और अच्छा महसूस होता है। क्योंकि बात क्या है ना, जब तक आपको बताया नहीं जाएगा कि तुम गधे हो तब तक सुधार नहीं करोगे, है ना। अब ये क्या, हमें अगर डॉक्टर कहे हाँ मोटा होना बहुत अच्छी बात है, ये तो हेल्दी होने की निशानी है कि आप खाते पीते घर से हो, मैं भी खुश। भाई खाते पीते घर से हो तो 80 kg तो बहुत कम है। तो आई वॉज वेरी मच एस्टोनिश्ड कि ये टीचर ऐसा बोल रहे हैं कि गंदी हैंडराइटिंग से लिखो। उसके बाद फिर मैंने उनको समझा दिया प्यार से कि बेटा अच्छी हैंडराइटिंग होने से ना पता चलता है कि आप अच्छे स्कूल से पढ़े हो, आपकी वो नहीं पता चलता कि बोरा छाप स्कूल के प्रोडक्ट हो।
ठीक है, थोड़ा सा हैंडराइटिंग सुधार लो, क्या फ़र्क पड़ेगा उसको। मैंने किसी के खिलाफ कुछ ना बोलते हुए मैंने उसको प्यार से समझा दिया। द सेकेंड थिंग ही पॉइंटेड आउट, फिर से वो रखने के मूड में नहीं था और मैं रखने की जल्दी में थी फ़ोन, ये कौन दिमाग ख़राब करे। सेकेंड उसने कहा कि मैम आपने कहा था वोकैबुलरी रूट वर्ड से कराओगे, उन्होंने कहा है कि मैं आपको क्लास में रटवाऊँगा। मैंने कहा रट लो खुद, सुबह सुबह खुद उठ के रटो ना 5 बजे। 5 बजे दिमाग फ्रेश रहता है, रट्टा मारने के लिए आपको 8,000 देने की ज़रूरत क्या है, खुद रटो घर में बैठ के, बहुत अच्छा रट्टा मारोगे। नहीं, उन्होंने कहा कि रूट वर्ड तो आपके बाप दादा सब ने पढ़ा है। ठीक है, मैंने कहा अगर बाप दादा रूट वर्ड पढ़े होते ना बेटा तो तुम्हें इंग्लिश की कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है ना, आप जानते हो अच्छे से कि आपके फादर एंड फोर फादर की इंग्लिश कमज़ोर है और उन्होंने भी ये ध्यान नहीं दिया आप पर, इसीलिए आपको पढ़ना पड़ रहा है। इसलिए ये अननेसेसरी बात होगा कि बाप दादा रूट वर्ड से, रूट वर्ड पढ़ने की औकात और पढ़ाने की औकात सबकी नहीं होती। ठीक है, रूट वर्ड आपको पता है, अगर ये आप सीधा स्ट्रेट अवे स्टूडेंट को ये कह दिया कि ये रूट वर्ड बहुत पुराना ख़त्म मामला है, या नॉर्मन लुइस, इसका मतलब है बेचारा वो आज फिर से पैदा हो तो ये सब चीज़ें देख के आत्महत्या कर लेगा। कि जो बेस है इंग्लिश का, जो बेस है उसको ही आप कह रहे कुछ नहीं है, मेरे साथ आप दोहराओ। यार मैं यहाँ पर 4th क्लास में थोड़ी पढ़ा रही, दोहराने के लिए तो 5 लड़कियाँ खुद मिल लो और दोहराते रहो। ठीक है, ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, आप, मैंने कहा हो सकता है, देखो बेटा इसीलिए कहा होगा ना उन्होंने दोहराने के लिए अपने साथ साथ। आई बस मतलब कल से मैं सोच रही हूँ कि मार्केट में हो क्या रहा, मुझे देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है मार्केट में। ठीक है, उन्होंने कहा, मैंने कहा हो सकता है वो दोहराने के लिए इसलिए बोले होंगे क्योंकि आप लोग प्रोनाउंसिएशन गलत करते हो, शायद वो प्रोनाउंसिएशन सही कराने की कोशिश कर रहे होंगे। उनका कहा नहीं, उन्होंने कहा प्रोनाउंसिएशन पर तो ध्यान ही मत दो। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे तो ध्यान ही मत दो, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद अपने आप प्रोनाउंसिएशन सुधारना, उसकी फीस अलग से 20,000 होती है। सी दिस इज राइट फ्रॉम यस, क्योंकि मैं देखो, मैं कभी भी किसी के बारे में इस मंच से तो नाम लेके तो बोल ही नहीं सकती हूँ। कारण क्या है ना, जिस आदमी का नाम इस मंच से ले लिया वो फेमस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ी पागल बैठी हूँ जो किसी का नाम लूँ, लेकिन आई वॉज टोटली एस्टॉनिश्ड कि इस तरह की चीज़ें, और वो लड़का इतना भयानक कन्फ्यूज एंड ही हैड टेकन माय डेमो ऑल्सो। मैंने कहा यार मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो इंग्लिश को कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ाऊँगी। मैंने कहा उसे कि मैंने आपको शुरू से कहा है ग्रामर तो इसीलिए आया क्योंकि आप लोग लैंग्वेज समझ नहीं पाए। हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते। इंग्लिश फिर भी ठीक, हिंदी फिर भी ठीक ठाक बोल देते हैं। इंग्लिश में ग्रामर ज़बरदस्ती क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें लैंग्वेज, हमारे लिए ये एकदम फॉरेन लैंग्वेज, तो इसीलिए आप लोग लैंग्वेज का ग्रामर पढ़ते हो। वरना ग्रामर कुछ नहीं है, लैंग्वेज से निकला हुआ कंसेप्ट है। जैसे मैथ्स में कंसेप्ट है ना, तो मैथ्स का कंसेप्ट को क्या किया गया, फॉर्मूला बना दिया गया कि देखो बेटा ये फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस का, ये है कॉस्ट प्राइस का। अगर आप कंसेप्चुअली समझो तो कुछ नहीं समझने की ज़रूरत है। आपको स्ट्रेट अवे बोलोगे अच्छा सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस में प्लस कर दो, लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस में माइनस करो। ऑफ कोर्स ये सबको पता है कि अगर मुझे घाटा हो रहा है इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस मेरा कॉस्ट प्राइस से कम है, तो इसमें फॉर्मूला तो हमें याद नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी मैथ्स में। हाँ, फॉर्मूला इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जब बुक्स लिखे जाते हैं तो वो रूल्स लिख दिया जाता है कि चलो जो दूर दराज बच्चा बैठा है उसको समझ में आ जाए। सो ऑलवेज रिमेंबर कि मैं 2 तरीके से पढ़ा सकती हूँ। एक तो आप लोग को मूर्ख बना सकती हूँ, ये क्या कि बेटा देखो तुम्हारी हैंडराइटिंग गंदी है ना, बहुत अच्छी बात है, हैंडराइटिंग गंदी होनी चाहिए। तुम मोटे हो, बहुत अच्छी बात है, ये तो खाते पीते घर का एक सिंबल है कि हाँ मोटे होना अच्छी बात है। लेकिन एक तरीका होता है बताने का कि सी ठीक है, धीरे धीरे आएगा लेकिन आएगा। बस खाली आपको ध्यान रखना है क्लास में कि किस तरह से आपको अटेंड करना है। और सबसे पहले ये चीज़ अच्छे से जान लो कि मैं इंग्लिश में सिर्फ एक ही चीज़ क्लेम करती हूँ मार्केट में, सिर्फ एक ही चीज़, जो लोग Tier 3 तक पढ़ाया है वही रिजल्ट का गारंटी दे सकता है। बाकी ग्रामर रट के पढ़ा के, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी मीडियम के हैं और वो लॉजिकल को लॉजिकल बोल रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, ठीक है फाइन,
चलता है, क्योंकि वो भी बच्चे को समझा सकते हैं। लेकिन यार मतलब कल जब स्टूडेंट का मैंने हालत देखी, मैंने कहा ठीक है, मैं भी चाहती हूँ टीचर पढ़ाए, कंसेप्ट दे, अच्छे से पढ़ाए, बच्चे को मोटिवेट करके चले कि कुछ नहीं है बेटा, बहुत छोटी सी चीज़ है, आपको बस कंसेप्चुअली चलना है। लेकिन आपकी जो कमी है उसको सहलाए नहीं, उसको दूर करने का तरीका बताए। अगर मैं ही आप बोर्ड में गंदी हैंडराइटिंग में लिखना शुरू करूं, आपको थोड़े दिन के बाद रिपल्शन होगा, भाग जाओगे क्लास से, क्योंकि आपको खुद शर्म महसूस होगी कि कितनी बार पूछो मैडम ये क्या लिखे हो, ये क्या लिखे हो। अगर आपको टियर 3 देना है और आपको लगता है हम टियर 3 देंगे, तब इसका मतलब है प्री के समय से ही आप में इम्प्रूवमेंट चालू हो जाना चाहिए। आप प्री और मेंस का कोचिंग एक साथ कर रहे हो, फिर थोड़ी मैं मेंस में कहूँगी बेटा अब देखो मेंस में आए हो ना, अब हैंडराइटिंग शुरू ठीक करो, क्योंकि टियर 3 में फिर आपको, क्योंकि मुझे पता है मैं आपका प्री और मेंस कंप्लीट एक साथ ख़त्म करूँगी। और एक चीज़ अच्छे से जान लो, बहुत अच्छे से, इंग्लिश में प्री में जो मेरे स्टूडेंट्स आते हैं ना, कई बार मुझे सॉल्यूशन बना के दे देते हैं कि हाँ मैम लो इस बार का सॉल्यूशन मैंने बना के दे दिया। मैंने एक चीज़ मार्क किया है कि जो ऐसे ही स्पेशल इंग्लिश के बैच वाला होता है, जो अभी तैयारी भी पूरा करके ख़त्म करके नहीं गया है, वो भी 42, 43 आराम से सॉल्यूशन सही करके हमको दे देता है। एक रफ़ आइडिया बाद में मैं देखती हूँ करेक्शन करके कि हाँ, मतलब अभी मेरे पब्लिकेशन में जो लड़का है, अभी तुरंत ही अपॉइंट किया मैंने, वो भी उस स्पेशल बैच का लड़का है जो अभी स्पेशल बैच ख़त्म भी नहीं हुआ। आज जब मैंने प्रूफ रीडिंग किया है, उसका क्वेश्चन पेपर भी उसने अच्छा बनाया है, और उसके बाद जो उसने सॉल्यूशन बना के दिया उसमें सिर्फ 3 आंसर गलत था, बाकी सब सही। सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव गॉन, you have gone to the batches of different batches of mine, चाहे वो स्पेशल बैच जो चल रहा है उसका है या प्रीवियस का है। ऑलवेज रिमेंबर, 2 तरीका होता है बच्चे को खुश करने का। एक होता है उसको खुश करो, उसके पूरे ख़ानदान को खुश कर दो और उसके परिवार से एक रास्ता खोल दो कि सारे बच्चे उसका ख़ानदान का मेरे पास ही आएगा। और एक तरीका होता है बस उसको कहा अच्छा बेटा तुम तो ख़राब हो पढ़ने में, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये तरीका नहीं होता। सो लेट मी स्टार्ट, क्योंकि कल से मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये हो क्या रहा मार्केट में, एंड आई थॉट कि चलो आज मैं शुरुआत यहीं से करूँ कि सी फर्स्ट थिंग फर्स्ट, टीचर्स मस्ट बी वेरी ऑनेस्ट विद द स्टूडेंट्स। हमें आपके साथ ऑनेस्ट होना ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि ऑनेस्टी से ही हम आपको बता सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। सेकेंडली, हम जो वो कैप करेंगे, एक तो है जो आपको मैंने बताया, कई बार वो बताती रहती हूँ हम अपने डेमो क्लासेस में, कि एक तो तरीका होता है जो किसी हिंदी वर्ड से रिलेट कर देते हैं, एक तरीका होता है किसी इंग्लिश का आसान वर्ड से रिलेट कर दिए, वो आसान वर्ड जिसको सब कोई जानता है, बहुत आसान जो वर्ड्स होते हैं। तीसरा तरीका होता है रूट वर्ड्स, जो साइंटिफिक वे है, और ये मैंने फिर रिपीट कर रही हूँ, सबकी औकात नहीं है इस लेवल की पढ़ाने की, क्योंकि रूट वर्ड्स का मतलब होता है कि आप इंग्लिश में मास्टर हो। यहाँ पे कोई भी टीचर की क्लास में चले जाओ, सबका कहना होगा कि मैं सेलेक्टेड हूँ, मैंने नौकरी छोड़ा, ये पता नहीं ये एक तकिया कलाम बन गया, मैंने सरकारी नौकरी छोड़ा। खाली उनका है ना रोल नंबर मांग लेना, बस और कुछ नहीं। बस कहना कि सर मैं आपका रोल नंबर, मैं आपका मार्क्स चेक करना चाहता हूँ कि आपसे अगर मैथ्स पढ़ रहा हूँ तो आपके मार्क्स कितने थे मैथ्स में, इंग्लिश पढ़ रहा हूँ तो मार्क्स कितने इंग्लिश में, अपने आप। क्योंकि आप लोग पता है क्या हो, आप लोग को कहते हैं गलिबल या कहते हैं क्रेडुलस। क्रेडुलस का मीनिंग पता है क्या? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में आता है, क्या है? हु कैन बी फूल्ड ईजली, जिन्हें मूर्ख बनाना आसान है। मैंने कहा कि मैं कल जो वो उसको जितना देर समझाया ना, उससे आधा देर में मैंने सोचा कि कम से कम आज क्लास में सबको ठोक बजा के शांत कर दूं कि देखो, इफ़ यू कम टू स्टडी, रिमेंबर यू हैव टू स्टडी। ये नहीं कि कोई मजाक है। एंड सेकेंडली वन थिंग, प्री पास करोगे तभी मेंस दोगे, सो बी सीरियस, क्योंकि प्री में सबसे ज़्यादा भीड़ प्री में है, जैसे प्री पास करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली, प्री में वोकैबुलरी का पोर्शन बहुत ज़्यादा है। रट्टा घर में मारो, क्योंकि आपको कहा गया है कि प्रोनाउंसिएशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो रट्टा घर में मार लो, ऐसी तैसी क्यों प्रोनाउंसिएशन की, है ना।
प्रोनाउंसिएशन की बहुत ऐसी तैसी है बाज़ार में, मतलब एक एक लेटर को ऐसा प्रोनाउंस करते हैं जैसे लगता है कोई लेटर को खींच के, वो भी बेचारा लेटर सोचता होगा मेरी क्या ऐसी तैसी कर दी, ठीक है, सारे लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन। तो मैंने कहा अगर जब ऐसी तैसी करके आपको याद करना है तो खुद भी कर लो। बाकी जो मेरा तरीका है दैट विल बी ऑलवेज वन थिंग आई शुड टेल यू, आसान तरीका एंड साइंटिफिक वे जो हम लोग वोकैबुलरी लास्ट में आधा घंटा करते हैं। लेट अस स्टार्ट। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ वर्ब। आपको पता है वर्ब से क्यों शुरुआत करना चाहती हूँ मैं? बताओ तो वर्ब पे बेस्ड कौन कौन से चैप्टर है? एक तो पहले वर्ब ही है, आप जानते हो 1900 जो हमारा डिटेक्टिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, जब उसको चेक करोगे ना तो आपको सबसे ज़्यादा पेजेस जो दिखेंगे क्वेश्चंस के, क्योंकि वो 1997 से लेके अभी तक के सारे क्वेश्चंस, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वर्ब से होंगे, फिर टेंस से होगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से होगा। इनफैक्ट कंडीशनल सेंटेंस तो हम ख़त्म ही कर देते हैं टेंस के साथ ही। कंडीशनल सेंटेंस छोटा चैप्टर है लेकिन उससे दुनिया भर के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इतने तो हो गए जो आपको सबसे ज़्यादा पेजेस मिलेंगे क्वेश्चंस के। क्या क्या है? वर्ब, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंस। ये जो क्वेश्चन टैग होते हैं, क्वेश्चन टैग भी वर्ब पर ही आधारित होता है, ये भी वर्ब बेस्ड ही होता है। और पैसिव वॉइस एंड नरेशन, जिससे प्री में 2 क्वेश्चन और मेंस में 47 क्वेश्चंस होते हैं, 20 और 25 to 27 47 क्वेश्चंस होते हैं मेंस में। वो कंप्लीटली क्या है? वर्ब और टेंस बेस्ड ही तो है, क्योंकि वर्ब करोगे तब टेंस में जाओगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में उन वर्ब्स की बात करते हैं हम जो जनरली कंफ्यूज रहते हैं और ठीक से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हम लोग नॉर्मल कॉमन, मैंने कहा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कुछ नहीं, सिर्फ कॉमन सेंस है। कंडीशनल सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, पैसिव वॉइस और नरेशन। और कोई चैप्टर बताओ? इनफैक्ट कंजंक्शन का भी एक पोर्शन वर्ब बेस्ड है, और सबसे बड़ा चैप्टर जो है वो है वर्ब एडवांस। वर्ब एडवांस में कॉजेटिव वर्ब, देख लो नाम ही है कॉजेटिव वर्ब, ठीक है। उसके बाद इन्वर्जन, ये भी वर्ब बेस्ड ही है। उसके बाद इन्फिनिटिव, नाउन जो वर्ब से बना हुआ है। जेरेंड, नाउन जो वर्ब से बना हुआ है। मूड, पार्टिसिपल, एडजेक्टिव जो वर्ब से बना है। इतने चैप्टर्स है जो आपके वर्ब पर आधारित है। वर्ब एडवांस में ये देखो 2, 4, 6 चैप्टर वर्ब पे आधारित, और ये सारा वर्ब पे बना हुआ है। सो वी विल स्टार्ट विथ वर्ब। इसीलिए अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स सब वर्ब पर आधारित है, और इम्पोर्टेंस आना चाहिए ना चैप्टर का, तभी तो आप उस चैप्टर को इम्पोर्टेंस दोगे। और ध्यान देना, हम लोग है ना बहुत नॉर्मल सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, आपका उसका यूज़ से ही उसका डेफिनेशन बन जाएगा, और उसके डेफिनेशन से ही उसका यूज़ समझ में आ जाएगा। इसीलिए बहुत भारी भरकम ग्रामेटिकल वर्ड्स का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। देख लो, अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं मोटा मार्कर यूज़ करूँगी। हाँ, पार्टिसिपल, मूड, जेरेंड, इन्फिनिटिव, इन्वर्जन, कॉजेटिव वर्ब, ये सारे वर्ब एडवांस के चैप्टर्स हैं। मोटा मार्कर यूज़ करें? ठीक है, मैं अब मोटा मार्कर यूज़ करूँगी और बड़ा लिख दूँगी।
अभी फ़िलहाल आप उसी लैंग्वेज में लिखोगे जिसमें कंफर्टेबल हो, लेकिन इंग्लिश जब लिखो तो आप कोशिश करो थोड़ा सा नकल करने की, ताकि थोड़ा आपका हैंडराइटिंग कर्सिव बने। लेकिन हैंडराइटिंग ऐसा होना चाहिए जिसको लेजिबल कहते हैं। लेजिबल मतलब होता है जिसको पढ़ा जा सके। ऐसा हैंडराइटिंग लिखना जिसको हम पढ़ सकें, ठीक है। और धीरे धीरे सुधरेगा हैंडराइटिंग, बहुत जल्दी नहीं। हो सकता है शुरुआत में आप थोड़ा स्लो हो जाओ हैंडराइटिंग ठीक करने के चक्कर में, लेकिन फिर वो फास्ट हो जाता है। आपकी कॉपी डबल लाइन वाली होनी चाहिए ताकि आपका हैंडराइटिंग स्ट्रेट बने, ऊपर नीचे ना जाए, ठीक है। और कॉपी जब सुंदर होता है ना तो अच्छा लगता है। और मेरा ये कहना है कि आप अभी देने वाले हो एग्ज़ाम प्री, इसीलिए थोड़ा सा दिमाग काफ़ी रहेगा, लेकिन जब आपका मेंस आने वाला होगा तब तक एक बार आपको थोड़ा देखना चाहिए। और मेरा यही है कि जो चैप्टर ख़त्म करूं आप 3 बुक से करोगे। एक तो वॉल्यूम 1 जो आपको मिला हुआ है, एक 900 और एक 1000, है ना। 1000 डिटेक्टिंग एरर से, 900 सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से। और हर चैप्टर का असाइनमेंट तो आपको क्लास में ही मिलेगा, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहला जो चैप्टर है वर्ब। देखो, मैं एक सेंटेंस कहूँ अगर, आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ, बहुत छोटा सेंटेंस है। टीच के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ आई है। आई यानी पढ़ाने वाला, पढ़ाने वाला यानी कि कर्ता, कर्ता को हम सब्जेक्ट कहते हैं। देखो, छोटा सा सेंटेंस में आई के साथ भी टीच लगाना पड़ा, यानी कर्ता के साथ आपको क्रिया लगाओगे तब तो मीनिंगफुल होगा। एक छोटा से छोटा सेंटेंस भी 2 शब्दों का बना, आई टीच, मतलब एहसास तो हो क्या करने की बात कर रहे हो। आई टीच, आई गो, आई स्टडी, आई स्लीप। दिस मीन्स इससे हमें क्रिया का एहसास होता है। क्रिया का मतलब डूइंग वर्ड, लो डेफिनेशन छोटा सा है, डूइंग वर्ड, जिससे हमें किसी काम के होने का एहसास हो, वो वर्ब कहलाता है। और जब आप वर्ब की बात करते हो तो फिर सेंटेंस आता है कि अगर मैं अभी तो पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, तो एक बात बताओ, अभी आपने टीच में कहा कि मेन वर्ब जो टीच है वर्ब है, तो ये टीचिंग अगर वर्ब है तो फिर मैम ये क्या है, ये भी तो हमें कुछ वर्ब ही लग रहा है ना। अब ध्यान से देखो, ये दोनों वर्ब हैं। अगर एक ही सेंटेंस है तो एक ही मेन हीरो होगा ना। अगर एक ही मेन हीरो है तो वो मेन वर्ब है, और बाकी सारे तो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, जो हेल्प करते हैं ताकि कहानी थोड़ा सा रोचक बन सके। तो वो हेल्पिंग जो होता है, जो मेन हीरो को हेल्प करता है, वो हेल्पिंग होंगे, हेल्पिंग वर्ब, जिसको ग्रामर के बुक्स में ऑक्सिलरी वर्ब कहा गया। लेकिन मेरा कहना है कि आप लोग बिल्कुल आसान शब्दों का इस्तेमाल रखो ना, सबसे आसान शब्द इस्तेमाल करिए। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करोगे तो बाद में शायद याद नहीं रहेगा। हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब है, इसका मतलब कि हम वर्ब के टाइप्स को अगर पढ़ने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, है ना। यानी कि सबसे पहले बड़ा अच्छे से हमने डेफिनेशन बना लिया कि अरे वर्ब की बात कर रहे हो, वर्ब क्या है, जो भी करो वो वर्ब है। वर्ब मतलब क्या, क्रिया होता है। क्रिया मतलब जो काम बताएगा, काम बताएगा तो कहाँ काम होता है। एक सेंटेंस बिना काम के कैसे बना दोगे, क्या करते हो कम से कम वो तो बताओगे। इसका मतलब एक सेंटेंस में मुझे वर्ब तो चाहिए। वर्ब कैसे है, तो अगर वर्ब में एक मेन वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या काम कर रहा है, तो कहेंगे अच्छा देखो देखो पूरा ग्रामर कैसे बना है, पता है, कॉमन सेंस में। कई बार ऐसा होता है, कुछ चीज़ें जब मैं कहती हूँ ना अरे ये तो ऐसे होता है, पता चलता है वो ग्रामर की बुक में तो पहले से था, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते अचानक दिमाग में आया कि ये तो कुछ ऐसे होना चाहिए। तो जितना भी कंसेप्ट है ग्रामर का ना, वो सारा निकला है कर करके। यानी जब हमने कहा आई एम टीचिंग, तो कहा टीच मुख्य वर्ब है जो मेन एक्शन बता रहा है।
तो फिर ये क्या है, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब अगर वर्ब डूइंग वर्ड है, अगर ये डूइंग वर्ड है तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब में तोड़ सकते हैं, है ना, जो काम करने में हेल्प कर रहा है, और मेन वर्ब में तोड़ सकते हैं जो मेन एक्शन बता रहा है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब है दैट हेल्प्स द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है। और मेन वर्ब क्या कर रहा है, ये बता रहा है, प्रदर्शित कर रहा है द मेन एक्शन, ये मेन एक्शन बता रहा है ना। बस हो गया मेरा काम। यानी कि हमने बता दिया कि देखो वर्ब क्या है, करने वाला, जो करता है वो वर्ब है। क्या है, तो चलो हमने 2 सेंटेंस लिखा, एक में तो हमें खाली टीच जरूरत महसूस हुआ, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लगाया। अरे मेन हीरो आ गया, उसको नहीं ज़रूरत है हेल्पिंग सपोर्टिंग रोल का किसी का, है ना, उसको कोई सपोर्टिंग नहीं चाहिए। उसने कहा कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मेन वर्ब आ गया। लेकिन अगर जो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं वो अकेला थोड़ी ले आता है वो भीड़ पिक्चर हॉल में, सलमान खान तो चाहिए ना, है ना। तो क्या है वो मेन वर्ब है, मेन हीरो की रिक्वायरमेंट तो होगी ही। इसका मतलब है कि अगर आपने कह दिया ना कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर है, इसको हीरो, मेन हीरो को हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, लेकिन हेल्पिंग सपोर्टिंग हीरोज़ को जो सपोर्टिंग रोल करते हैं वो अकेला भीड़ नहीं ला सकता, उसको मेन हीरो चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब कुछ और भी तो समझ में आया। क्या समझ में आया कि हेल्पिंग वर्ब नीड्स अ मेन वर्ब, लेकिन मेन वर्ब मे नॉट नीड अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को एक मेन वर्ब की ज़रूरत होगी ही होगी। इसीलिए ये फर्स्ट पॉइंट लिखा आपने, सेकेंड पॉइंट इसी के नीचे लिखना, इसी के नीचे ये मिटा दो ना, ये वाला इधर वाला देख लो, अगर नहीं लिखे हो तो फटाफट बता लेना, फिर इधर वाला मैं मिटाऊंगी, ठीक है। इसके नीचे सेकेंड पॉइंट यहाँ पे जो लिखोगे मैं ऊपर लिख दे रही हूँ, हेल्पिंग वर्ब नीड्स अ मेन वर्ब, और यहाँ लिख दे कि मेन वर्ब में शायद ले और मे नॉट टेक अ हेल्पिंग वर्ब। कहाँ आपने पहले कि आपने बाद, पहले लिया कि बाद में लिया, पहले, बिफोर इट। हेल्पिंग वर्ब को एक मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए, हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए, लेकिन मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब वो ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता, दोनों केस हो सकता है। कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ध्यान रखना कंसेप्ट कोई रूल से नहीं आया है, कंसेप्ट लैंग्वेज से आया है। जब लैंग्वेज पढ़े तो कहा अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे मैथ्स पढ़ा ना, तो क्या पता चला कि अच्छा सेलिंग प्राइस तो ज़्यादा होगा क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है तो क्या करें, तो कॉस्ट प्राइस में प्लस करोगे तभी तो ज़्यादा आएगा। अच्छा लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस में माइनस करोगे तब ना आएगा, क्योंकि लॉस का मतलब हुआ कि सेलिंग प्राइस कम है, घाटा उठाएं। तो उसके बाद डेफिनेशन बना दिया कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस प्रॉफिट। वो कहाँ से आया फॉर्मूला, रूल्स फॉर्मूला कहाँ से आता है, वो कंसेप्ट से आता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड
ये सिर्फ हेल्प कर रहा है तो इसको मेन वर्ब चाहिए, और ये खुद ही मेन हीरो है, इसको सपोर्टिंग रोल में किसी और को डाल दो तो चलेगा, नहीं डालो तो नहीं चलेगा, क्या फर्क पड़ता है उसे, है ना। इसीलिए ये दोनों को ध्यान से देख लो। अब सुनो, अभी मैंने एम लगाया था, है ना, मैंने कहा आई एम टीचिंग, यानी ये मेन वर्ब था और इसको मैंने कहा एम हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि वो तो टीच को हेल्प कर रहा है। फिर है कि इसका मतलब मैं क्या हूं, आई एम अ टीचर। ध्यान रखना, ये आर्टिकल है, आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ ही आता है। आर्टिकल जब आता है तो नाउन के साथ आता है। अभी आपने कहा कि एक सेंटेंस में वर्ब तो चाहिए, और ये करने वाला कर्ता यानी कि सब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि आपने सिर्फ एम लगाया है, और अभी कहा मैंने कि मेन वर्ब तो आएगा ही आएगा। अगर वो हेल्पिंग वर्ब आ गया तो चलेगा, नहीं आया तो भी चलेगा। इसका मतलब यहाँ इस सेंटेंस में एम क्या है, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है सिवाय इसके, वर्ब के नाम पर कुछ नहीं है सिवाय इसके। इसका मतलब ये तो मेन वर्ब है। कंफ्यूजन हो गया। एक जगह कह रही हूँ मैं एम हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि देखो मेन क्रिया बैठा हुआ है, और दूसरे में कह रही हूँ कि भाई एक सेंटेंस में तो वर्ब चाहिए ही चाहिए, बिना क्रिया का मैं क्या बनाऊँ, ठीक है, मैं कैसे बनाऊँ सेंटेंस। अगर कहती हूँ मैं हूँ तो भी इट इज़ आई लगाना पड़ता है ना। इसका मतलब है कि वर्ब तो चाहिए ही चाहिए। मैं कैसे करूँ, अगर वर्ब चाहिए ही चाहिए तो ये अकेला इकलौता वर्ब है तो मेन वर्ब है। अब यहाँ पर जब कंफ्यूजन हुआ तब लगा अच्छा ठीक है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब में कुछ ऐसे वर्ब तो होंगे ही होंगे जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर रहे हैं। वहीं से निकला कंसेप्ट क्या कि ओके, इसका मतलब है कि आप जो हेल्पिंग वर्ब बता रहे हो, हेल्पिंग वर्ब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे होंगे, अभी लिखना नहीं क्योंकि अभी डेफिनेशन लिखवाऊंगी बाद में, कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स होंगे जो कैन वर्क या एक्ट लगा दो, सही सही, कैन एक्ट एज बोथ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ऐसा कुछ होगा जो दोनों का काम कर सकता है। अब आपको पता है ना, आप बचपन में कौन से स्कूल में जाते हो, प्राइमरी स्कूल में। प्राइमरी क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि आप एकदम साफ स्लेट होते हो, आपको कुछ पता नहीं होता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो आपका प्राइमरी स्कूल्स होते हैं। बाकी कॉलेजेस में तो ऐसे ख़त्म लोग होते हैं, है ना। कॉलेज सच में हम लोग जो पढ़ते हैं 12th तक पढ़ते हैं, बाकी तक ख़त्म होते हैं, नहीं 12th तक, क्योंकि आप शायद 11th 12th भी कॉलेज से किया होगा आपने। तो फिर 11th 12th में भी अच्छा खासा एक्सपेंशन हो जाता है ना सिलेबस का। तो 11th 12th तक तो हम लोग पढ़े, फिर मुझे समझ में आया ग्रेजुएशन कैसे हुआ और LLB भी हो गया। और वो दुक्की पढ़ के, वो जो नहीं होते गाइड्स, है ना, गाइड्स पढ़ के लोग पढ़ते थे क्या, तो पूरा हिंदू मैरिज एक्ट उठा के पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे झूठ मूठ का। एग्ज़ाम के समय में 5 दिन, क्योंकि तो हमें कमाना भी था खुद अपने लिए, तो ट्यूशन्स वगैरह खूब चलता था, अपना होम ट्यूशन्स लेती थी, तो बस 5 दिन छुट्टी लेते थे एग्ज़ाम के पहले। सारा दुक्की उठाया, जो जो क्वेश्चन छाटा, पढ़ा, मामला खत्म। तो ग्रेजुएशन में तो हम ऐसे भी ख़त्म मामला होता है, बिल्कुल, है ना। और ग्रेजुएशन में आप इतने ख़त्म हो जाते हो ना कि उसके बाद लोगों को लगता है बेटा ये ख़त्म मामले को फिर से रिवाइव करना मुश्किल है, इसको खुश रखो, खुशी खुशी जाएगा। रिजल्ट तो ऐसे भी नहीं देना है, रिजल्ट तो ऐसे भी खरीदना है ना। आते हैं रिजल्ट जो देते हैं ना, उसके आते हैं कि मैडम मेरा ये रैंक है। मैं अच्छा मेरे स्टूडेंट हो, नहीं मैम आपकी किताब तो पढ़ी है लेकिन मैंने सेल्फ स्टडी किया। मैं कहा अच्छा बेटा सेल्फ स्टडी करके तुम ये रैंक ले आएगा। हाँ बोलो मैम आपसे मिलना है। क्यों, अगर आप चाहे तो आप मेरा रिज़ल्ट इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बदले में ऐसे ऐसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो नेगोशिएट करवाते हैं कि मैम 3 लाख में वो आपको रिज़ल्ट भेज देगा। मैंने कहा भाई 3 लाख में तो मेरे
जो 15 मेरी बेटियां हैं उसका तो 6 महीने का मेरा फीस चला जाएगा, ठीक है। रिजल्ट की मेरे पास कमी थोड़ी जो 3 लाख में एक रैंकर को खरीदूँ मैं। उसके बाद एक रैंकर था पिछले साल का, सेकंड रैंकर था, जो सेकंड रैंकर था उसने अपना रिजल्ट कहीं और बेच दिया, ठीक है। बेच दिया तो मेरा तो पूरा अंदर तक तो मैं जल गई बुरी तरह से। उसके बाद मुझे याद आया कि ये पीओ में भी टॉप किया था, पीओ में भी वो टॉप किया था एक एग्ज़ाम में, IBPS में। और उस समय मुझे फेसबुक में कांटेक्ट किया था, और यहाँ तक कि जब फेसबुक में उसका रिजल्ट लगाया था कुछ लोगों ने एडवर्स कमेंट्स दिया था, तो उसमें खुद उसने अपना बताया था कि मैं स्टूडेंट हूँ और ये जेन्युइन रिजल्ट है, ऐसे करके उसने लिखा था, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों ने उसका तुरंत कास्ट वास्ट पे बात उठाया तो कहा था नहीं मैं जनरल कैटेगरी हूँ, और उसने जवाब देना शुरू कर दिया था उस पोस्ट पे। मैंने कहा जरा निकालो, मुझे याद आ रहा है कुछ तो था। निकाला गया उस समय का, पोस्ट में निकल आया उसका, ठीक है। मैंने कहा पहले तो इसको ब्लॉक मारो, कहीं ऐसा ना हो डिलीट कर दे अपना ये अपना कहीं डिलीट ना मार दे, पहले इसको ब्लॉक मारो। उसको ब्लॉक किए, उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लिया मैंने कहा अब बताओ कहाँ के स्टूडेंट हो। बहुत ऐसी तैसी हुई थी उसके बाद में, क्योंकि लोग रिजल्ट बेच रहे हैं। और होता क्या है ना कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को तो बहला फुसला के कि हाँ बेटा देखो ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। मेरा कहना है एट द एंड ऑफ द बैच कंपेयर द नोट्स, कंपेयर द कंटेंट्स ऑफ द नोट्स। उसके बाद वो खुद पता चलेगा कि कौन कितना मूर्ख बनाया और कौन कितना पढ़ाया। कुछ लोग अपने नोट्स ही नहीं लिख पा रहे हैं, ना सब कुछ दिमाग में रखो। अगर सब कुछ की बात है ना तो मेरा आप खाली वॉल्यूम 1 खत छू लो ना, वॉल्यूम 1 पढ़ के भी लड़के 170 लेके आए हैं। लेकिन अब 2 साल से थोड़ा सा पैटर्न एक्सपैंड किया है, उसके बाद हमने भी अपना पढ़ाने का तरीका एक्सपैंड कर दिया। सो यू नीड टू नो दैट कुछ चीज़ें ऐसी होती जो प्राइम इंपॉर्टेंस होता है, वही फिर वापस आ जाओ प्राइमरी में। सो व्हाट इज़ प्राइमरी? प्राइमरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। प्राइमरी होता है जो सबसे प्राथमिक होता है। प्राथमिक मतलब जो शुरुआती होता है, कहते हैं शुरुआती चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो कमिंग टू द फर्स्ट वन कि हेल्पिंग वर्ब, हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करेगा। अब आओ कि अगर ऐसा है कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है एम, तो एम किसका फॉर्म है? 3 वर्ब है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, बी का फॉर्म है एम, तो बी तो पूरा हो गया। हैव है और डू है, बस यही 3 वर्ब है जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, जो दोनों का काम करता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। अगर ऐसा है तो इसका मतलब जब आपने इकट्ठा निकाल दिया 3 वर्ब को कि ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों का काम करता है, इसका मतलब है कि सेकेंड कैटेगरी तो उन्हीं हेल्पिंग वर्ब का बचा जो मेन वर्ब का काम नहीं करेगा। यही हो सकता है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या है? जो हेल्प करता है। तो उसमें आपने 3 वर्ब्स निकाल के बता दिया कि देखो ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब का भी काम करेंगे। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स है जो मेन वर्ब का काम नहीं करेंगे। वो क्या है? तो देखो पहले अगर मैं ये कहूं आई कैन, आई विल, बहुत फेमस सेंटेंस है ना, किसने कहा था? पता ही नहीं। पहले तो ओबामा ने कहा था, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने भी कहा था। अब एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है? अगर मैं कह रही हूं आई कैन, आई विल, इसका मतलब है मैं तो बिजनेस कर रही हूं ना, तो मैं कहूंगी मैं कर सकती हूं और मैं करूंगी। इसका मतलब बिजनेस से रिलेटेड बात करूंगी, है ना। इसका मतलब है कि मैं साबित खुद को करना चाहती हूं कि मैं कर सकती हूं और मैं करूंगी। आप अगर ये बात बोल रहे हैं तो मतलब मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूं और करूंगा। अगर मोदी बोल रहे हैं तो मतलब तो बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव सेंस में मीनिंग देखो तो इसका मतलब क्या है कि मैं देश का विकास कर सकता हूं
और करूँगा, है ना। विकास अभी तक आया नहीं है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया तो कायम है। ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, लीव इट। ठीक है, अगर ये जो बिल्कुल वर्ल्ड पावर है, जो सुपर पावर, अगर वो कह रहे हैं, इसका मतलब वो पूरे दुनिया के संदर्भ में कुछ कह रहे हैं। दिस मीन्स इसके बाद तो मेन एक्शन गाइड है, जो फिट कर लो, जो बोला उसके अकॉर्डिंग फिट हो गया। इसका मतलब ये अकेला तो कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कोई एक मेन एक्शन तो होना चाहिए था, जिसको हमने अपने हिसाब से सोच लिया और फिट कर लिया। आप बोलोगे आई कैन, आई विल, इसका मतलब है डिटरमिन्ड हो कि मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। आप अपने एग्जाम के सेंस में बोल रहे, गॉट इट। दिस मीन्स मेन वर्ब तो चाहिए ना, अब नहीं है तो लगा लो कुछ भी, लेकिन चाहिए तो चाहिए। दिस मीन्स कैन ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिसको एक मेन वर्ब चाहिए। अब आप अपने हिसाब से सोच लिया, मैंने अपने हिसाब से सोच लिया, मोदी साहब ने अपने हिसाब से सोच लिया, लेकिन चाहिए तो चाहिए ना। अगर मैं कहूँगी आई शुड, तो कहूँगा आई शुड क्या? बोलना आप चाह रहे हो मुझे करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए वो तो बताओ, है ना। इफ़ आई से आई शुड वर्क, तो कहोगे हाँ अब तो समझ में आ गया, हार्ड लगा लिया तो और ज़्यादा समझ में आ गया कि मुझे काम करना चाहिए या मुझे मेहनत करनी चाहिए। तो आई शुड के बाद एक मेन वर्ब लगाया, आई शुड स्टडी, एक मेन वर्ब लगाया, तभी तो कुछ मीनिंग निकला। इसका मीनिंग, इसका मतलब है कि सेकंड ऐसा कैटेगरी है वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का, जो मेन वर्ब जिसको चाहिए ही चाहिए, बिना मेन वर्ब का वो काम नहीं कर सकता। यानी कि जो सेकंड कैटेगरी वो ये है, दैट कैन वर्क या एक्ट, जो भी लगा दो, ओनली एज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकता है। एंड व्हाट इज दैट? उसको हम लोगों ने नाम दिया है मॉडल्स। ठीक है, सो ये दोनों एग्जाम्पल हमारा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का हो गया और ये एग्जाम्पल हमारा मॉडल्स का हो गया। ठीक है, अगेन खुद सोचो, लैंग्वेज के तरीके से, लैंग्वेज में हमने जब ये 3-4 सेंटेंस लिख के बनाना शुरू किया तो समझ में आया, अच्छा ये तो कुछ है मामला, ऐसा वर्ब जिसको हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों का काम करा सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, प्राइमरी नाम दे दिया। एक ऐसा वर्ब है जिसको मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए, ये खुद भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि दोनों अलग अलग कैटेगरी का हेल्पिंग वर्ब है। अगर अलग अलग कैटेगरी का हेल्पिंग वर्ब है तो अलग अलग कैटेगरी में डालो, लेकिन है क्या? हेल्पिंग वर्ब है, तो हम हेल्पिंग वर्ब के ही नीचे चले जा रहे हैं, है ना, हेल्पिंग वर्ब के ही नीचे चले गए और हम इनको पहले ख़त्म कर देंगे हेल्पिंग वर्ब में, अभी तो तुरंत नहीं, जब हेल्पिंग वर्ब में मैं आऊँगी तब। और मॉडल्स जानते हो, मैंने अभी क्या कहा आपको कि सबसे पहले आप जाके 1000 और 900 में पेजेस गिनो, जिसके जितने पेजेस उतना इंपॉर्टेंट। इसका मतलब जितने जितने पेजेस मतलब उतने क्वेश्चंस आए हुए हैं तो उतना इंपॉर्टेंट है। मॉडल्स आप देखोगे बहुत कम इंपॉर्टेंट है, बहुत कम पेजेस है, मैं क्यों उसमें अभी मेहनत करूं, बाद में देख लूँगी, है ना। हम अभी कंसंट्रेट इस सब में ही रहेंगे, क्यों उतना उसमें जाऊँ मैं। ठीक है, जोर से बोलो तो। जब काम नहीं हुआ तो वो क्रिया कैसे हो गया फिर? हाँ, वो तो नेगेटिव सेंटेंस है। खाया, सुनो, इसने कहा क्रिया का होना अगर वर्ब है तो क्रिया का ना होना क्या है? अगर मैंने कहा मैंने खाना खाया तो क्रिया का होना हुआ, मैंने खाना नहीं खाया तो क्रिया का ना होना हुआ।
क्या मैंने खाना खाया, ये क्रिया का क्वेश्चन पूछना हुआ। पहला हुआ पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा हुआ नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वो आप टेंस में पढ़ोगे, लेकिन क्रिया का जिक्र तो करना पड़ेगा ना। अरे खाया, नहीं खाया, नहीं में रुक जाओगे क्या? खाया बोलना पड़ेगा ना। जब खाया बोलना पड़ेगा तो क्रिया तो लगा ही दिया तुमने। यानी क्रिया के बिना सेंटेंस कैसे बनाओगे? बिना क्रिया का सेंटेंस बनाने की कोशिश करोगे तो दैट इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग सम सेंस बट नॉट द कंप्लीट सेंस। इट इज जस्ट अ फ्रेज। जैसे अगर मैं कहूँ इकोनॉमी ऑफ इंडिया, समझ तो गए क्या बोलना चाह रही हूँ, लेकिन इसमें वर्ब है कहीं? नहीं। लेकिन पूरा मीनिंग निकल रहा है? नहीं, कुछ तो मीनिंग निकल रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था, मीनिंग तो निकल रहा है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था क्या, पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है। इकोनॉमी ऑफ इंडिया क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेकिंग सम सेंस, नॉट दैट कंप्लीट सेंस, सो इट इज नॉट अ सेंटेंस। अ सेंटेंस नीड्स अ वर्ब। ठीक है। और टियर 3 में जब पढ़ोगे ना तो पढ़ोगे जो हम लोग लेटर राइटिंग या कोई ऐसे, या फिर हम लोग अगर वो बात करते हैं जैसे प्रेसी वगैरह, उसके हेडिंग, जब प्रेसी का हेडिंग खासकर जब बनाते हैं ना, उसमें वर्ब नहीं आना चाहिए, वो फ्रेज होता है, कभी भी सेंटेंस नहीं होना चाहिए। क्योंकि खुद सोचो, अगर आप स्टोरी पढ़ते थे बचपन में, मेहनत का फल, कि पढ़ते हो मेहनत का फल मीठा होता है, हेडिंग क्या होना चाहिए? स्टोरी का हेडिंग क्या होगा? दो दे रही ऑप्शन, मेहनत का फल मीठा होता है। स्टोरी का हेडिंग होगा मेहनत का फल, और कहानी के अंत में जो मॉरल ऑफ द स्टोरी होगा वो होगा मेहनत का फल मीठा होता है। इसका मतलब हेडिंग में वर्ब नहीं आता, तो फ्रेज का भी अपना इंपॉर्टेंस है ना। हाँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्रिया का होना तो होना मतलब नहीं होना, दोनों है भाई, लेकिन क्रिया का जिक्र तो करोगे ना। फिनिश्ड। नाउ कमिंग टू मेन वर्ब। मेन वर्ब का लाइन लगा हुआ है ना आपका, अलग से चल रहा है ना। अब बताओ, देखो जरा मेन वर्ब सुनो। आई टीच, पढ़ा रही हूँ भाई, मेहनत कर रही हूँ। यू आर स्टडिंग, आप भी मेहनत कर रहे हो। ही इज रनिंग, दौड़ते हुए जा रहे हो। ही इज वॉकिंग, ये डायनामिक है, मतलब आपको दिख रहा है करते हुए, है ना, करते हुए दिख रहा है। अगर मैं कहूँ आई नो यू, तो क्या आपको कुछ करते हुए दिख रहा है? आई हैव अ कार, कुछ करते हुए दिख रहा है ना, वो क्या बता रहा है? बी मेन वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों है ना। अब बताओ, आई एम अ टीचर, ये मेरी अवस्था बता रहा है ना, स्टेट बता रहा है। स्टेट का मतलब मेरा होना ना होना, मैं टीचर हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, ये मेरा स्टेट बता रहा है। वो दौड़ा नहीं दौड़ा, वो एक्शन बता रहा है। जब आप मेन वर्ब की बात करते हो, मेन वर्ब के लाइन को अब आगे देखना, जब आप मेन वर्ब की बात करते हो तो मेन वर्ब में हम ये कह सकते हैं कि अच्छा मेन वर्ब, देखो एक मेन वर्ब तो है जो कह रहा है आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, मतलब कोई दौड़ते चलते तो नहीं दिखा रहा है। आई नो यू, ये भी एक अवस्था बताता है। डू नॉट नो यू, ये भी एक अवस्था ही बता रहा है ना। आई एम अ टीचर, ये भी अवस्था बता रहा है। आई एम नॉट अ टीचर, ये भी अवस्था बता रहा है, मतलब स्टेट बता रहा है। अब बताओ, स्टेट बताने वाला वर्ब स्टेटिव वर्ब है, खत्म मामला, है ना। इसलिए मेन वर्ब में पहला हमने कहा स्टेटिव वर्ब, दैट मीन्स क्या बताया? डिनोट्स स्टेट, ये अवस्था बताया, स्टेट बताता है स्टेटिव वर्ब। मैंने कहा ना, बहुत भारी भरकम वर्ड नहीं है, लेकिन आपको पता है कि अगर आपको डेफिनेशन देना है तो कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। आप लैंग्वेज बनाया, बोला कि बेटा ग्रामर भी बना लो, क्योंकि यहाँ पर ये जो भाषा है ऐसे ऐसे देशों में भी जाएगा जो उसकी अच्छे से टांग तोड़ेगा, है ना। हम लोग तो अच्छे से इंग्लिश की टांग तोड़ते हैं ना, है ना। तो कहा कि भाई ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में जाने वाला है लैंग्वेज जो उसकी पूरी की पूरी ऐसी तैसी करेगा, फिर आप पहचानोगे ही नहीं, वो तो इंग्लिश का हरियाणवी बन जाएगा, भगवान जाने। तो चलो पहले उसका कुछ नियम बना दो, वरना उसकी ऐसी तैसी तो पूरी दुनिया करने को तैयार है। सो दिस वॉज इसीलिए मैंने कहा कि ग्रामर लैंग्वेज से आया। मैंने कहा
स्टेट बता रहा है। क्या स्टेट बता रहा है? मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर। मेरे पास गाड़ी है मतलब अवस्था बता रहा है भाई। आई हैव अ कार। मैं आपको जानती हूं, आई नो यू। ये सिर्फ अवस्था बताता है नहीं है, दैट्स इट। क्लियर? तो ये क्या है? स्टेट बताने वाला स्टैटिव वर्ब। तो अगर एक स्टेट बता रहा है, दूसरा तो डायनेमिक तरीके से दिखा रहा है ना। डायनेमिक पर्सनालिटी कैसा होता है? डायनेमिक पर्सनालिटी जो बहुत ही एकदम चुस्ती और स्फूर्ति दिखता है जिसमें। तो रनिंग, वॉकिंग, ये सब क्या है? एक्शन दिख रहा है ना। जिसमें एक्शन दिखता है उसको हम डायनेमिक वर्ब कहेंगे। डायनेमिक वर्ब। और डायनामिक मतलब समझते हो? डायनामाइट की तरह भाई, फटेगा यानी कि काम करेगा, कुछ दिखेगा करते हुए, है ना। एक्शन दिखेगा उसमें। जैसे मैंने कहा कि दैट डिनोट्स एक्शन। एक्शन जैसे आई रन, शी पढ़ाती है, टीचर्स। ये SES कैसे लेंगे वो हम बाद में पढ़ेंगे। बस खाली देखो, ये सब एक्शन दर्शाएगा तो डायनामिक वर्ब, हालात स्टेट दर्शाएगा तो स्टेटिव वर्ब। So we have come to know that a verb can be divided into helping verb and main verb. There are certain helping verbs that do not work as main verb. They are called modals. There are certain helping verb that work as main verb. They are called primary helping verb. Coming to the main verb, main verb क्या करता है? Denotes action. If main verb denotes the main action, तो main state भी तो denote करेगा। If it denotes the main action, तो action क्या है? Dynamic है, लेकिन वो state भी तो denote करेगा, stative verb है। जो denote करता है main काम, वो main verb है। main काम दो चीज़ है, एक state बताएगा, एक action बताएगा, दोनों को अलग अलग कर दिया। बोलो कोई प्रॉब्लम? हेल्पिंग वर्ब that works as only helping verb. Verbs that works as only helping verb are called modals. Verbs that work as only helping verbs are called modals. That work as both helping verb and main verb are called primary. क्या इसको याद करना पड़ेगा घर जाके कि आपको? नहीं, और इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको सिर्फ डिफ्रेंशिएट करके बता रही हूँ कि देखो वर्ब्स ये है। और इसके बाद सबसे अच्छी बात क्या है ना ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में, किसी डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आता। अब डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर क्या करें? देखो अब मैं आपको एक और पॉइंट बताऊं। अगर मैं कहूं आई एम नोइंग यू, या मेरे पास एक गाड़ी है, आई एम हैविंग अ कार, कहोगे ये कैसे होगा? आप जिस टाइम तक, जिस क्षण तक आपके पास गाड़ी नहीं थी तो आप कहते आई एम नॉट हैविंग अ कार। अरे सबसे पहले आपके पास गाड़ी नहीं है तो आई डू नॉट हैव ए कार। जैसे गाड़ी आई तो आई हैव ए कार। अब आई एम हैविंग ए कार यानी कंटिन्यूस टेंस कैसे हो सकता है? नहीं जानती हूँ तो आई डोंट नो, जानती हूँ तो आई नो। अब आई एम नोइंग क्या बैठ के उसको जानने की कोशिश कर रहे हो क्या? नहीं, कुछ दिनों तक आप लोग दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे होते हो, है ना। देन यू स्टार्ट डेटिंग दैट पर्सन। नहीं होता है ना, आजकल देखते हैं क्या होता है, नहीं सगाई के बाद, है ना, वो दे आर नोइंग ईच अदर। व्हाट नोइंग ईच अदर? ठीक है, आप जब सगाई होने के बाद तो आप गुडी गुडी बन के रहते हो, नहीं? हाँ, असली रूप तो बाद में दिखता है।
देखो रूप असली दिखाना होता है शादी के बाद, शादी से पहले तो सब अच्छे अच्छे रखते नहीं। तो आप कभी भी नोइंग के प्रोसेस में नहीं हो सकते, या तो यू डू नॉट नो या नो, बस इतना ही होता है। दैट मीन्स कहोगे आई एम हैविंग ए कार, आप बैठ के उसको खा थोड़ी रहे हो। आई एम हैविंग अ कार का मतलब हुआ मैं खा रही हूँ कार को, क्योंकि आई एम हैविंग लंच का मतलब होता है कि अभी वो प्रोसेस चल रहा है। गाड़ी का होना प्रोसेस चलना नहीं हो सकता, या तो है या तो नहीं है। इसका मतलब जो स्टेट बताने वाले वर्ब होते हैं ना, उसका आईएनजी फॉर्म कैसे बना दोगे? वो तो अवस्था बताता है। अवस्था मतलब या तो है या तो नहीं है। दिस मीन्स आई एम नोइंग यू इज रॉन्ग, यू शुड से आई नो यू। एंड आई एम हैविंग ए कार इज रॉन्ग, यू शुड से आई हैव अ कार। इसका मतलब स्टेटिव वर्ब के नीचे लिखो, ये वर्ब्स आईएनजी फॉर्म में प्रयुक्त नहीं होते। स्टेटिव वर्ब में लिखो, ये वर्ब्स आईएनजी फॉर्म में प्रयुक्त नहीं होते। These verbs do not come in ing form. These verbs do not come in ing form. ये verbs ing form में प्रयुक्त नहीं होते। इसको बहुत डिटेल में टेंस में करेंगे, लेकिन देखो क्वेश्चन कितना अच्छा आया था। एक क्वेश्चन देखो, माधुरी दीक्षित is having a large fan following. कम से कम हमें लगता है कि ये जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं हमसे ज़्यादा ईमानदार होते हैं, क्योंकि जो काम किए होते हैं वो सब दुनिया के सामने होता है। नहीं, वो उनको बतौलाबाजी करने की ज़रूरत नहीं होती ना। वो झूठ बोलते हैं और लोग सच मान ले, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सब कुछ उनका सबके सामने होता है ना। अब यहाँ पे इतने लोग इतना बतौलाबाजी कर रहे हैं, हमने इतने के पास करा दिया। मेंस के बाद मुझे लगता है मेंस छोड़ो ना, टियर 3 का एक मांग लो कि सर 1 साल का टियर 3 का अपना इंग्लिश का एसेस दे दीजिए जो आपने क्लास में लिखवाया था। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे 1 या 2 टीचर, मतलब वो भी जो बहुत पुराने हैं, उनको छोड़ के किसी के पास भी 2-4 भी ऐसे होगा, क्योंकि किसी ने टियर 3 पढ़ाया ही नहीं। उनके बच्चे मेंस पास करे तब ना टियर 3 पढ़ाए। तो मुझे लगता है ये लोग ज़्यादा ऑनेस्ट। अब देखो क्या, माधुरी दीक्षित इज हैविंग, इसका मतलब है कि उसके फैन फॉलोइंग बहुत अधिक है। ठीक है, क्या वो बैठ के खा रही है? क्या नहीं, उसके है अवस्था, नहीं है वो भी अवस्था। इस हैविंग कैसे हो सकता है? इसका मतलब हैव आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा। अब एक बात बताओ, मैं बार बार खाने की बात बोल रही हूँ, इसका मतलब हैव का मतलब एक बार तो पोजेशन भी हुआ, किसी चीज़ पर अधिकार होना, और एक खाना भी तो होता है। इसका मतलब है कि स्टैटिव वर्ब में मैं हैव को तब लगा रही हूँ जब अधिकार होने की बात हो रही है। खाने की बात होगी तो एक बात बताओ, आप खाने की क्रिया को कंटिन्यू तो कर सकते हो कुछ देर के लिए, है ना? वो कॉन्टिन्यूस में तो हो सकता है ना। अगर मैं कहूँ मैं अभी खाना खा रही हूँ तो वो तो गोइंग ऑन प्रोसेस है। लेकिन कार का होना ना होना क्या कोई गोइंग ऑन प्रोसेस हो सकता है? नहीं। इसका मतलब कार या तो है या तो नहीं है, उसमें हैव आईएनजी में नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ आई एम हैविंग लंच, तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कहोगे मैम ये तो डायनेमिक वर्ब है, ये खाने की क्रिया की बात कर रहा है, यानी इसका मतलब है ईटिंग। ईटिंग क्यों नहीं लगा रहे हो? क्योंकि हैविंग ज़्यादा अच्छा वर्ब है, यहाँ पे ईटिंग से ज़्यादा प्रेफर्ड वर्ब है हैविंग, यानी ये चलेगा। अब यहाँ पर हैविंग क्यों नहीं लगा रहे हो? क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब ओन है। क्या कभी कहते हो आई एम ओनिंग अ कार? है ना, ओनिंग अ कार नहीं कहते। क्यों? क्योंकि गाड़ी है तो है, नहीं है तो नहीं है, इसमें आईएनजी नहीं हो सकता। मतलब देखो स्टैटिव वर्ब, अगर आप हैव का मतलब अगर
इसी के नीचे अगर मैं ये लिख दूं कि अच्छा देखो स्टैटिक वर्ब, एक ही वर्ब दोनों में लगा दूं, कौन वर्ब लगा दो, हैव का मतलब अगर निकल रहा है टू पजेस अधिकार होना, तो उसमें आईएनजी नहीं लगेगा क्योंकि वो स्टेट बता रहा है। और अगर हैव का मतलब खाना निकल रहा है तो देखो उसमें आईएनजी लग सकता है क्योंकि वो डायनामिक वर्ब है, आप खा रहे हो, दिख रहा है कि अभी वो एक्शन गोइंग ऑन है, लेकिन गाड़ी है नहीं है, जानती हूँ नहीं जानती हूँ, मैं जान रही हूँ क्या होता है। अब हिंदी में भी कभी नहीं कहोगे कि मैं गाड़ी ओन कर रहा हूँ, है ना, हिंदी तो बनेगा ही नहीं, ओन के अलावा मैं कोई वर्ब ही नहीं लगा पा रही, है ना, हिंदी ही नहीं बनेगा उसका, क्योंकि हिंदी कभी ऐसा बोलोगे ही नहीं आप, मेरे पास है या नहीं है। बोलो, समझ में आया? हाँ, अच्छा, माधुरी दीक्षित का सिंगुलर है, इसे हैज करो, माधुरी दीक्षित सिंगुलर है, इसमें हैज करो, यानी इज हैविंग को काट के यहाँ पे आप हैज करें, ठीक है। हो गया? बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? माधुरी दीक्षित इज हैविंग था, इज हैविंग को काटो, और क्योंकि सिंगुलर नाउन है माधुरी दीक्षित उसको हैज करो, ठीक है। यानी हैविंग जहां दिखे उसको हैव कर दो, लेकिन फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा ना कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। और बताओ, समझ में आ गया? सो वी हैव स्टार्टेड वर्ब, और वर्ब में अब थोड़ा सा आप लोग हल्का सा काम करके आओगे, वो ये है कि जो वॉल्यूम 1 में वर्ब के फॉर्म्स है 10 से लेके 20 पेज तक, ये देख लेना ताकि हम उसको क्लास में पढ़ा सके, समझा सके कि उसका यूसेज कैसे होता है, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सी देर आर अदर सेंस, मैं जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, देर आर अदर सेंस, लेकिन आई हैव के बाद जब आप कार लगा रहे हो ना, अ कार, इसका मतलब सिर्फ पोजेशन निकलता है। आई हैव लंच एट 1 PM, इसका मतलब खाना निकलता है। आई हैड अ नाइटमेयर लास्ट नाइट, इसका मतलब सपना देखना, बुरा सपना देखना। हैव का बहुत मीनिंग है। अभी रुको, अभी जब हैव पढ़ाऊंगी आपको, क्योंकि मैं अभी हैव पे आई नहीं, मैं पढ़ाऊंगी आपको, खुद दिखेगा बहुत सारे मीनिंग्स हैं, ठीक है। चलो, अब आपको वो क्या करा दे कुछ, आप लोग एक एक वर्ड करके करना, आपको एक साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है सर। अभी आप लिखना नहीं पूरा, क्योंकि आप लिखते हो ना उसके बाद फिर आप आपके पास जगह नहीं रहता है, क्योंकि अभी मैं आपको
इसके बीच बीच में कई वर्ड्स कराऊंगी, अभी कुछ मत लिखना, जब कहूँ तब लिखना। आप सुनो ध्यान से। आई टोल्ड यू, सबसे मेन चीज़ है कि आपके पास पहले तो रूट वर्ड्स से इंग्लिश कराने की औकात होना चाहिए। दूसरी बात है कि आपको नहीं पता कि आप लोग वोकैबलरी जब रूट वर्ड से कर लोगे ना, कभी भी एक बार खोल के देखोगे वर्ड पावर मेड इजी जो नॉर्मन लुइस का है, आपको लगेगा, अभी नहीं जब मैं करा दूं, कि जितना उसमें रूट वर्ड है उसका हम डबल कर चुके होंगे, क्योंकि सिर्फ वो उठा नहीं रही हूँ, उन्होंने जो बना के बुक कंपाइल किया और उसके बाद उन्होंने उस पर काम नहीं किया, उसके बाद भी तो बहुत सारे रूट्स डेवलप हुए, ठीक है ना, तो वो उन्होंने नहीं उठाया, इसीलिए उससे भी बहुत ज़्यादा रूट्स आप लोग कर लोगे। नाउ सी, मैथ्स पढ़ते हो, मैथ्स में क्या पढ़ते हो, मोनो क्या होता है, मोनो सिंगल वन, बाई दो, देखो बाई दो होगा, कभी कभी हम डाई भी लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ट्राई तीन। अब इसके ऊपर का अभी मैं आगे कराऊंगी आपको बाद में, अभी इसके ऊपर का हम सिर्फ पॉली कर लेते हैं, यानी मोर दैन 3, क्योंकि पॉली में बहुत आता है, जितना संख्या लिखते जाओ सब पॉली में आ गया। पॉली मतलब बहु, ठीक है, मैनी। जब भी आप पॉली की बात करोगे इसका मतलब मैनी होता है, ठीक है। अब आओ, सबसे पहले आपको पता है, आप अगर कितने लोग यहाँ पे बायो के स्टूडेंट हो, बायो 10 तक तो बायो पढ़े होगे यार, राम रहीम के चेले थोड़ी बैठे हो, हाँ, क्योंकि उनका एक वीडियो देखा था मैंने, उसमें तो ये भी था कि हाँ, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, फिर भी मुझे अचानक लगा कि खून कैसे बहता होगा, मैंने कहा यार 10th तक तो सबने बायो पढ़ा है, ठीक है। ये पता नहीं कहाँ कौन से ये नए यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए या नए, क्योंकि मैं खुद ICSE बोर्ड से हूँ, मुझे पता है ICSE बोर्ड में इंग्लिश थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था, CBSE वाले को हम लोग बहुत ही बेचारे दृष्टि से देखते थे, यार CBSE क्या है, पता क्या, आप लोग NCERT बुक पढ़ते थे, CBSE पे हम देखते थे NCERT बुक पढ़ते थे, और हम लोग NCERT सिर्फ सिलेबस देखने के लिए पढ़ते थे कि सिलेबस क्या है, क्योंकि हम लोग आज तक मैं वैल्यू नहीं कर पाई NCERT की बुक को, क्यों, क्योंकि हमारे माइंड से नहीं था यार NCERT बुक देखो सिलेबस क्या है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ते थे बहुत। सी ICSE बोर्ड में कभी मार्क्स मिलता ही नहीं था, ठीक है। मैं बता दूं, मेरा 76% था 12th में और हम टॉपर्स में थे। अब क्या हुआ ना, उसके बाद जब CBSE बोर्ड्स वाले 96-97% देने लगे ना, तो ICSE बोर्ड वालों को एडमिशन ही नहीं होता था, ठीक है, क्योंकि कॉलेजेस में क्या होता है, यूपी बोर्ड वाले भी वहीं जाएंगे जिसको तो 60% के ऊपर तो कभी किसी औकात ही नहीं होती लाने के, ICSE बोर्ड वाले भी वहीं जाएंगे, और CBSE वाले तो पता नहीं कैसे यार 99 वो भी इंग्लिश में कैसे कोई लाता है, मुझे नहीं समझ में आता, ठीक है। भाषा में कहीं 99 और 99.5 आता है, CBSE वाले ने तो सारा तोड़ दिया। 11th-12th में ग्रामर है अभी कहाँ, नहीं 10th की बात कर रही हूँ मैं, 10th की बात कर रही हूँ। 10th में 99.5 इंग्लिश में। CBSE वालों को नमस्कार करना चाहिए हमें, तो एकदम दंडवत नमस्कार, मार्क्स देते यार, दिल खोल के देते, इतना दिलदार सभी बोर्ड्स को होना चाहिए। आ जाओ, जब आप साइंस पढ़ोगे ना, तो साइंस पढ़ोगे कि ये जो वर्ड है ना, जीनी होता है कई जगह से प्रोनाउंसिएशन गायनी होता है, जहां दिख जाए समझ जाओ महिला की बात हो रही है, ठीक है, जहां दिखे समझ जाओ महिला की बात हो रही है। यानी पॉलीजिनी मतलब जिनकी कई महिलाएं हैं, मतलब खुश हो गया, देखो लड़कों का दिल की बात मैंने कह दिया, जिसकी कई महिलाएं मतलब जिसकी कई वाइफ्स हैं, यानी ऐसा व्यक्ति पॉलीजिनस कहलाता है जिसकी कई बीवियां हैं, है ना। तो पॉलीजिनी क्या है, ऐसी प्रथा जहां पे आप कई बीवियां रख सकते हो, राइट। तो खुश कितना हो रहे हैं, इसको लिख लेना, पॉलीजिनी को, जिनी को आप दिखाना कि वुमेन है, और इसका मीनिंग लिखना वन, ये वन तो वो नहीं होगा यहाँ पे, प्रैक्टिस लिखोगे, प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग
मैनी वीमेन मतलब मैनी वाइफ्स। और ऐसे जो लोग होते हैं वो पॉलीजीनस कहलाते हैं। देखो OUS लगाया तो एडजेक्टिव बन जाएगा, है ना। ऐसा व्यक्ति पॉलीजीनस कहलाता है। जिनकी, और ये एग्जाम में आते हैं भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, पॉलीजिनी इज प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग मैनी वाइफ्स। इसका मतलब जो आपको अलाउड है बेटा, आप लोग को सिर्फ मोनोजिनी अलाउड है ना। प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग, यू कैन बी ओनली मोनोजिनस, है ना। प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग ओनली वन वाइफ, वन वुमेन, और दो होगी तो ठीक है। क्लियर हो गया। लेकिन कब होगी? जब शादी करोगे तब ना, राइट। अब सुनो, जब बायो पढ़ते हो ना तो पढ़ते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों मिलता है तो गैमेट्स बनाता है ना। जो पोलन ग्रेन से, है ना, वो जो एग होता है उससे मिलता है तो गैमेट बनाता है। गैमेट का मतलब आप देखिए, मिलने के बाद गैमेट बनाया, इसीलिए जो गैमी वर्ड था ना, ये रूट लिया गया शादी का, मैरिज का। ये रूट लिया गया किसका? मैरिज का। पॉलीगैमी का मतलब है एक से अधिक शादियां। अर्लियर यू सॉ पॉलीगैमी इन द हिंदू सोसाइटी, है ना। बट लेटर क्या हुआ? लेटर आफ्टर हिंदू मैरिज एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, वी आर अलाउड नाउ ओनली मोनोगैमी। यस, इसका मतलब है कि मोनोगैमी एक विवाह प्रथा, बाईगैमी दो विवाह, और इसीलिए बाईगैमी इज अ क्राइम लिखा हुआ है ना। ये आपके IPC में बाईगैमी को क्राइम बताया गया है। मोनोगैमी इज प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग एक बार, वंस, और इसमें प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग ट्वाइस। ऐसा व्यक्ति क्या है यार, हमें क्या पता था। प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग, वन इज मोनोगैमी, ट्वाइस इज बाईगैमी, एंड पॉलीगैमी तो भूल जाओ, अब तो सपना भी नहीं देख सकते आप लोग, है ना। इसलिए क्या होगा? प्रैक्टिस ऑफ marrying many times, बहुविवाह पॉलीगैमी, एक विवाह मोनोगैमी, दो विवाह बाईगैमी, है ना। और उसी को डिवाइड किया ना, कहा कि एक पत्नी प्रथा तो मोनोजिनी, दो पत्नी प्रथा बाईजिनी, और बहुपत्नी प्रथा पॉलीजिनी। देखो ये सब काम तो लड़के ही करते हैं, है ना। लड़कियां तो शरीफ होती है। अब आप लोग मानो चाहे नहीं मानो, दिल से तो मान ही रहो कि हाँ मैडम बोल तो सही रही है, भले मर्द होने के कारण हम लोग को डिफेंड करना पड़ेगा, लेकिन बोल तो सही रही है। लेकिन फिर हुआ कि चलो ऐसा शब्द तो कम से कम बना दो कि बाई चांस कोई कर ले तो उसके लिए भी तो कोई वर्ड होना चाहिए ना। तो अब बना पॉलीएंड्री। बताओ तो एंड्री कहाँ से आया है? पढ़ते ही नहीं तो कहाँ से आएगा आप लोग? अगर यस, कहाँ से? एंड्रोशियम से, है ना। एंड्रोशियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फ्लावर्स, और गाइनीशियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फ्लावर्स। इसीलिए पॉलीएंड्री, ये एंड्री है मेल, तो जिसके कई मेल हो, यानी कि जिसके कई हस्बैंड्स हो, वो पॉलीएंड्रस कहलाएगी। और ऐसी प्रथा को क्या कहेंगे? पॉलीएंड्री। दिस इज प्रैक्टिस ऑफ keeping
many husbands, उसका भी बना सकते हो मोनोएंड्री, बाईएंड्री, पॉलीएंड्री। लेकिन हमारे जो आईपीसी है उसमें इतना एंड्री एंड जीनी नहीं किया, उसने पॉलीगैमी लिख दिया। अब पॉलीगैमी भी क्यों लिखेगा भाई, दो भी अलाउड नहीं है, तो उन्होंने बाईगैमी लिखा बस, है ना। सो बिगामी इज अ क्राइम। उन्होंने सीधा स्ट्रेट अवे ये कहा कि आप अगर बाई करते हो यानी कि 2 करते हो, इट्स बिगामी, इट्स अ क्राइम। Clear? Now coming to the word glot. You know, glot has come from the word language. ठीक है? पॉलीग्लॉट का मतलब होता है जिसको कई भाषाएं आती है ना। ग्लॉट भी रूट वर्ड है लैंग्वेज का, और लिंगुआ भी रूट वर्ड है लैंग्वेज का। लिंगुआ है ना, लिंगुआ भी लैंग्वेज का है। देखो इससे बना वर्ड लिंग्विस्ट, इसका मतलब बहुभाषा। लिंग्विस्ट का मतलब भी वही हो गया, बहुत भाषा जानने वाला। तो पॉलीग्लॉट और लिंग्विस्ट दोनों सिनोनिम हो गया, है ना, ये सिनोनिम है। राइट? लेकिन एक बार एग्जाम में आया था कि वन हु कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, कंफ्यूजन कब हुआ, जब पॉलीग्लॉट और लिंग्विस्ट दोनों ऑप्शन में था, है ना। याद रखना दोनों सिनोनिम है, बस खाली अगर फॉरेन लैंग्वेजेस भी आप जानते हो ना तो लिंग्विस्ट हो जाते हैं। सो हो गया वन हु नोज many languages including foreign languages। ठीक है, दैट मीन्स जो कई लैंग्वेजेस जानते हैं वो पॉलीग्लॉट लिंग्विस्ट दोनों हैं, लेकिन अगर उसमें इंक्लूडिंग फॉरेन लैंग्वेजेस हो गया तो ये। अब आओ, हम लोगों ने जीनी पढ़ लिया, जिसको जीनी कई बार होता है, कई बार उसका प्रोनाउंसिएशन गानी होता है, ठीक है। अब आओ, अगर मैं मिसोजिनिस्ट वर्ड लगा दूं एक, फिलोजिनिस्ट, देखो गायनेकोलॉजिस्ट, ये तीनों वर्ड देख लो ध्यान से। आपको पता नो योर डॉक्टर्स भी आते हैं, इसीलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सारा नो योर डॉक्टर्स देखना पड़ेगा, ये तो आसान वर्ड है। अब आओ देखो, जहां पर भी आपको मिस दिखे ना, समझ जाओ हेट की बात होती है ना, हेट की बात होती है, क्योंकि मिस बना है रूट वर्ड मिसियन से, और जिसके सामने आ जाए ना वहां पर आप हेट की बात करते हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में हेट की बात करते हो। मिसोजिनिस्ट होते हैं जो जिनी कौन हुआ, महिला से नफरत करता है ना,
मिसोजिनिस्ट हुआ वन हु हेट्स विमेन। जो महिलाओं से नफरत करता है वो मिसोजिनिस्ट हुआ। ठीक है, जहां पर भी आपको वो आगे पीछे ध्यान रखना, पॉली और कई जगह दिखेगा, अभी करा दूंगी मैं, लेकिन अभी जिमी भी तो कई जगह दिखेगा, एंग्री भी दिखता है ना। इसीलिए फिलोजिनिस्ट आ जाओ। फिल, जहां पर भी फिल या फीलिया वर्ड दिखता है वो हो जाता है लव। बहुत जगह फिल, फोबिया, फीलिया, मेनिया, इसका अलग शीट देखोगे आप, वो अलग शीट में। जहां पर भी फिल दिखे, फीलिया दिखे, समझ जाओ लव की बात है। फिलोजिनिस्ट ऑफ कोर्स आप लोग की बात है, बताओ क्या, बोलो बोलो, देखो, लव्स विमेन, यस, ये तो समझ में आ ही गया होगा, नहीं। एंड लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? लॉजी मतलब पढ़ना, लॉजिस्ट मतलब पढ़ने वाला, है ना। लॉजिस्ट जहां दिखे वन हु स्टडीज होता है ना। यानी जो महिलाओं से संबंधित बीमारियों के बारे में पढ़ता है। जनरली जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं ना, वो जनरली बेबी के डिलीवरी वगैरह का ही ज़्यादा पढ़ाई करती है, क्योंकि दैट इज़ द मेन थिंग दैट इज़ रिलेटेड टू वीमेन। फिर भी बहुत सारे जो बीमारियां होती है उसके बारे में भी वो जानती है और उससे भी डील करती है। सो वह स्पेशलिस्ट in diseases related to women, लेकिन चाइल्ड बर्थ कोई बीमारी थोड़ी है, तो कह सकते हैं डिजीजेस रिलेटेड टू वीमेन एंड डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, है ना, एंड डिलीवरी ऑफ चाइल्ड और बेबी। जो महिलाओं से रिलेटेड बीमारियां या उससे रिलेटेड डिलीवरी, बच्चों की डिलीवरी की बात करती है, वो गायनेकोलॉजिस्ट होती है। यानी अच्छा एक बात बताओ, क्या हमेशा जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो महिलाएं ही होगी? जनरली महिलाएं ये फील्ड लेती है, लेकिन पुरुष भी तो हो सकते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। लेकिन जो महिलाएं डॉक्टर होती है उसको क्या कहते हैं? हाँ, लेडी डॉक्टर ये कहते हैं ना, हाँ बोलो ना, लेडी डॉक्टर ही कहते होंगे ना? नहीं, वुमेन डॉक्टर कहते हैं। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना, ये सब छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग कभी ध्यान ही नहीं दिए, है ना। जैसे एक बात बताओ, महानगर को क्या कहते हैं? महानगर को मेट्रो तो छोड़, आपने तो शॉर्टकट ही मार दिया, मेट्रोपॉलिटन सिटी। आपको पता है मेट्रोपॉलिटन का मतलब क्या है? उतार लिया, बता दो, उतार लो। मेट्रोपॉलिटन का मतलब क्या है? महानगरीय। मेट्रोपॉलिटन का मतलब है महानगरीय। तो क्या बोलोगे महानगरीय सिटी यानी महानगरीय नगर? नहीं, अच्छा नहीं लगा ना सुन के। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोल सकते हो, है ना, मेट्रोपॉलिटन लाइफ बोल सकते हैं, लेकिन महानगरीय नगर कभी बोलते हो? बहुत अच्छा खासा ये एक मिस्टेक जो करते हो आप लोग। मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं होता, मेट्रोपोलिस होता है, POLIS। मेट्रोपॉलिटन सिटी एकदम रॉन्ग है, क्योंकि महानगरीय नगर क्या होगा यार। ठीक है, आ जाओ, चलो पॉली में वापस।
मॉर्फो, ये है IC में खत्म हुआ ना, ये तो एडजेक्टिव है। जहाँ पर भी ICAL LE ये सब क्या होता है, एडजेक्टिव में होता है, ये एडजेक्टिव है, IC में खत्म हुआ है। पॉलीमॉर्फिक, मॉर्फो क्या है, मॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ते हो, स्टडी ऑफ, यस, फॉर्म ही तो पढ़ रहे हो ना। मॉर्फो में, मॉर्फोलॉजी में आप उसका फिजिकल फॉर्म पढ़ते हैं। जहाँ पर भी मॉर्फो वर्ड आ गया ना, उसका मतलब फॉर्म होता है। जब हम कहते हैं ना एंड्रोमॉर्फिक, एंड्रो का मतलब मानव होता है, मॉर्फिक मतलब फॉर्म, यानी कि मानव के फॉर्म में, है ना। तो इसका मतलब पॉली मतलब मैनी और मॉर्फिक क्या हुआ, फॉर्म। तो क्या बना मिलके बताओ, यस, इसका मतलब है ऑफ मैनी फॉर्म्स, कई फॉर्म है उसके, कई उसके रूप हैं, पॉलीमॉर्फिक, कई रूप हैं, ठीक है। डेमो का मतलब क्या होता है, डेमो बोलो, हाँ, हमको पता है डेमो जो यहाँ के लिए हम लोग कहते हैं ना, डेमो दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन, दैट इज नॉट डेमो, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन का शॉर्ट फॉर्म हो गया। ये डेमो का मतलब क्या हुआ, डेमोक्रेसी इंडिया में है ना, वो क्या है, क्रेसी का मतलब राज होता है, रूल होता है। डेमोक्रेसी इंडिया में है, क्रेसी का मतलब रूल है, और डेमो का मतलब लोग हो गया, यानी जहां पर भी लोगों की बात होती है वो डेमो है ना। डेमो इज लोग, पॉलीडेमिक इसका मतलब एक तो बहु हो गया, बहुत अधिक, पॉली इज मैनी, डेमो इज लोग, इसका मतलब क्या हुआ, जो लोग कई कंट्रीज के निवासी, पॉली कई, डेमो वहाँ के लोग जो कई देशों के निवासी होंगे, पॉलीडेमिक, पीपल ऑफ डिफरेंट या मैनी कंट्रीज। पॉलीडेमिक यानी पर्सन नेटिव ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। डेमो इज लोग, यानी जहां पर भी लोगों की बात हो, यानी पर्सन नेटिव, नेटिव मतलब पैदा हुए, ऑफ मैनी या डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। पॉलीडेमिक पॉपुलेशन, क्लियर हो गया। और अब याद रखना, जहां फिल देखो लव समझ जाओ आपका, और फिल वाले में भी ना ढेरों रूट है, ढेरों रूट है, मतलब आपको समझ में आएगा कि हाँ अगर पॉलीएंड्री है या नहीं, है ना, सॉरी फिलोजिनी है, तो फिल क्या हुआ, लव, उसके बाद का भी जो होगा ना, वो सारा रूट्स एक साथ करा के वो सारा एक ही शीट में आपका फिलिया, फोबिया, मेनिया है, कंप्लीट है। मेरा क्लास ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे है फ्रॉम 2 to 3:30। कुछ लोग बहुत हड़बड़ में हैं, इनका कहना है कि हमें और भी बैचेस अलॉट कर देना ताकि हम अपना सिलेबस जल्दी ख़त्म कर सकें।